अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जहां इंसान इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वहीं पे भी इंसानों के इर्द गिर्द एक छुपी हुई मखलूक मौजूद है। और इंसान का जब भी उस मखलूक से पाला पड़ा है तो इंसान फिर कभी भी रात को अकेला सो नहीं पाया। ऐसी ही एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली आज के जदीद दौर की कहानी जो मुझे भेजी है जालान खान ने हुंजा से। ये कहानी है दो दोस्तों की, अहमद और अरसलान, जो बचपन के दोस्त थे। और वो दोस्ती जो बचपन से चली आ रही थी, आज उस उम्र में जहां पे बच्चों को अपने जवान देखने के बाद शादी की फिक्र होती है कि बच्चे जवान हो गए हैं, अब उनकी शादी कर दी जाए, वो भी उसी उम्र को पहुंच चुके थे। ना सिर्फ बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, बल्कि बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करते थे, जैसे सगे भाइयों में प्यार होता है। वहीं एक शाम बैठे हुए अहमद ने अरसलान से कहा, यार इतना अरसा हो गया है, हम कहीं गए ही नहीं। अब तो हम जवान हो गए हैं, अब तो हम इतने बड़े हैं कि हम कहीं जा सकते हैं घूमने फिरने, एंजॉय करने, जहां सरसब्ज पहाड़ हो, ऊंचे ऊंचे दरख्त हो, परिंदों की चहचहाट हो, कुदरत के नज़ारे हों, ऐसा मंजर हो कि वहां पे हम 2-3 दिन गुजारें। बस यार मुझे नहीं पता, तू भी अपने घर वालों से इजाज़त ले और मैं भी अपनी अम्मी से इजाज़त लेता हूं। और यूं दोनों अपने अपने घरों को पहुंचे इजाजत लेने के लिए, और आखिरकार दोनों को इजाजत मिल गई। जब अहमद की मां कपड़े पैक कर रही थी और इस अंदाज में उसकी एक एक चीज उठा कर रख रही थी, पूछ रही थी, ये भी रख लिया बैग में, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, तो वो बोला, मां अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब तो इस तरह मुझे डील कर रही है मैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। मां मैं सब कुछ रख चुका हूं। तो मां ने प्यार से उसे देखा और कहा, बेटे हमेशा माओं के लिए छोटे ही रहते हैं। मां का दिल देखो, वो तो हमेशा ही बेटों के लिए धड़कता है। बेटा, बच्चे कभी मां बाप के लिए बड़े नहीं होते। तैयारी मुकम्मल हो गई है? लगता है बाहर तुम्हारा दोस्त आया है। उसी वक्त बेल बजी थी और जब दरवाजा खुला तो बाहर अरसलान मौजूद था। अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरसलान कैसे हो? आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल रेडी हूं, बस इसको लेने के लिए आया हूं। और यूं वो दोनों वहां से रवाना हुए। अहमद की वालदा गजाला अपने बेटे को रवाना करते हुए ढेर सारी दुआएं देते हुए बोली, अरसलान बेटा दोनों अपना खास ख्याल रखना। आंटी आप बेफिक्र रहें, हम दोनों ठीक से अपना ख्याल रखेंगे। और यूं दोनों गाड़ी में बैठ गए। अरसलान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आगे वाली सीट पे उसके साथ अहमद बैठा था। गाड़ी चलाते चलाते एक जगह पे अहमद बोला, यार अब गाड़ी रोक, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। दोनों ही बहुत अमीर कबीर फैमिली से थे, खाती पीती फैमिली से थे, वो दोनों ड्राइविंग करते थे। यूं ड्राइविंग सीट से अरसलान उठ गया और अहमद ने ड्राइविंग संभाल ली। गाड़ी जिस रास्ते से जा रही थी कि अहमद ने एकदम से गाड़ी को इस अंदाज में दूसरी सड़क पे डाल दिया कि अरसलान बोला, अरे अरे भाई किधर जा रहा है, ये गलत सड़क पे चला गया है। वो बोला, नहीं ठीक सड़क पे जा रहा हूं। अरे भाई हम घर हुंजा का कह के आए हैं कि हम हुंजा वादी जा रहे हैं, सबको पता है, इसी की परमिशन मिली है, ये रोड हुंजा वादी की तरफ नहीं जाता। तो अहमद बोला, हुंजा? अरे हुंजा कौन जा रहा है, हम हुंजा नहीं जा रहे। क्या? तो हम फिर किधर जा रहे हैं? हम उन पहाड़ों के बीच जा रहे हैं जहां पे एक डाक बंगला बना है, और मैंने उसको बुक भी एडवांस में करा लिया था। हम शिकार के लिए जा रहे हैं। हुंजा में हिरन का शिकार कहां? जिस जगह हम जा रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा हिरन का शिकार पाया जाता है, हम हिरन का शिकार करेंगे। और तू शायद जानता नहीं, मैंने बंदूकों का भी बंदोबस्त कर लिया है, सारा बंदोबस्त करके आया हूं, हम शिकार करेंगे। अरसलान बोला,
अहमद, ये गलत बात है। हम वालदैन को क्या बता के आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, ये गलत बयानी होगी। तू जानता है मैंने कभी अपने वालदैन से गलत बयानी नहीं की। अरे तो मैं कौन सा मामा से गलत बयानी करता हूँ, मैं भी तो हमेशा मामा से सच बोलता हूँ। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं यार, क्या तेरा दिल नहीं करता हम शिकार करें? क्या बच्चों की तरह बोलना शुरू हो गया? बस भी कर देना यार। अरसलान उसकी मोहब्बत में एक बहुत प्यारा उसका दोस्त था, चुप तो कर गया लेकिन जानता था कि उसने कभी अपने वालदैन से झूठ नहीं बोला था और अहमद भी कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन उसके अंदर की जो वो बातें थी वो सिर्फ अरसलान ही जानता था, वो तो अपने वालदैन को भी नहीं बताता था। यूं गाड़ी का ये सफ़र रवां दमा रहा। अब उनको भूख लग रही थी, रात हो चुकी थी। अरसलान बोला, चल यार अब तेरी मान ली उधर ही जा रहे हैं, खाना ही खिला दे। तो वहीं पे रास्ते में ही उनको एक ढाबा नजर आया। वो उस ढाबे पे रुक गए। उस ढाबे पे जब उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और जैसे ही खाना उनके सामने रखा गया, खाने को टेस्ट करते ही उनको अंदाजा हुआ कि बहुत ही बुरा बना हुआ खाना है। थोड़ा सा अहमद ने खाया और थोड़ा सा अरसलान ने। उसने कहा, नहीं यार ये तो खाने वाला ही नहीं है भाई, इस जंगल में इस वीराने में तो यही मिल सकता है, चल छोड़ना यार। अहमद बोला, टेंशन क्यों लेता है, जिस जगह हम जा रहे हैं वहां पे खाने का बंदोबस्त भी है। अब इतना तो तूने खा लिया है ना कि थोड़ा सा पेट पूजा कर ले, वहां पहुंचते पहुंचते जबरदस्त खाना तेरा इंतजार कर रहा है। यकीन मान मैंने सारे से पहले एहतमाम कर लिए हैं। यूं एक थोड़ा सा खाना खाया, खाने के टेस्ट अच्छा ना होने की वजह से, और जब वो वहीं बैठे खाना खा रहे थे तो एक काली स्याह बिल्ली जिसकी आंखें नीली सी थीं, उनको इस तरह बैठ के टिकटिकी बांधे देख रही थी कि अहमद ने एक तरफ उसकी तरफ एक दफा उसकी तरफ देखा और इग्नोर कर दिया, वहीं की कोई पालतू बिल्ली थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोल के वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी उसी वक्त अहमद की निगाह उस बिल्ली पे पड़ी जो इस अंदाज में उस जगह से जहां पहले बैठी थी उठ के उनकी गाड़ी के पीछे आके खड़ी हो गई थी और गाड़ी को जाता हुआ इस अंदाज में देख रही थी जैसे कि बस इतनी जल्दी जा रहे हो। उसने दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पे अहमद ही बैठ गया। उस रास्ते से अहमद ही वाकिफ था और वैसे भी उन्होंने मोबाइल उनके हाथ में थे, रास्ता मोबाइल के जरिए वो देख सकते थे, जीपीएस के जरिए। जैसे ही गाड़ी चली तो साइड वाले मिरर में अहमद की निगाह पड़ी कि वो बिल्ली भी तेजी से भागना शुरू हो गई, इस अंदाज में जैसे भागती हुई गाड़ी के पीछे आ रही हो। अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड तेज पकड़ती जा रही थी, तेज होती जा रही थी और अहमद ये देख के हैरान रह गया वो गाड़ी के पीछे भागती हुई बिल्ली भी तेज तेज भागना शुरू हो गई, जैसे बिल्कुल इस गाड़ी को फॉलो करना चाहती हो। कुछ लम्हे वो देखता रहा, लेकिन अरसलान से उसने वाली बात नहीं की कि वो डर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। एक तो वैसे भी वो रास्ता बदल चुका था, अरसलान इस रास्ते से वाकिफ नहीं था और घर वालों को भी पता नहीं था। वो कुछ देर बिल्ली को देखता रहा, कहीं अरसलान देख ना ले कि वो पीछे बार बार किसको देख रहा है, क्योंकि पीछे तो किसी गाड़ी की लाइट्स ही नहीं थी। तो बार बार देखने का मतलब यही था कि अरसलान को भी शक पड़ जाता, तो उसने पीछे देखना छोड़ दिया कि बिल्ली आ रही है तो मैं क्या करूं। गाड़ी चलते 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 उस रास्ते को फॉलो करते करते आखिरकार जंगल के बीचों बीच उस बने हुए डाक बंगले में पहुंच गई। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था और जहां पे बेइंतहा दरख्त ऊपर सर जोड़े इस अंदाज में खड़े हों कि सर के ऊपर जो आप निगाह उठा के देखें तो दरख्तों के पत्ते एक दूसरे से इस अंदाज में जुड़ से गए हों कि बिल्कुल छतरी सी बन गई हो। वहां पे तो दिन को सूरज की किरणें कम पहुंचती हैं तो रात को चांद की रोशनी भी बहुत मध्यम पहुंच रही थी। उस बड़े से घर के सामने जब अहमद ने गाड़ी का हॉर्न दिया तो अरसलान परेशान था कि कैसे इसने बुक किया, क्या हुआ। लेकिन जैसे ही गाड़ी का हॉर्न दिया गया तो उस डाक बंगले का बड़ा सा दरवाजा अंदर से खुलने की आवाज आई। लकड़ी का बना हुआ वो बहुत बड़ा दरवाजा इस अंदाज में खोल दिया गया जैसे कोई इंतजार कर रहा हो और कार को गुजरने के लिए रास्ता दे दिया गया। कार जो ही अंदर दाखिल हुई उस बड़े से गेट से, ये एक ऐसा डाक बंगला बना हुआ था जिसके सामने उसका बड़ा सा दरवाजा जिससे गाड़ी दाखिल हुई थी काफी दूर था।
वो बिल्डिंग जिसके अंदर उन्हें रात गुजारनी थी, उसके और उस दरवाजे के बीच में बहुत लंबा एक फासला था। इर्द गिर्द दोनों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी। जैसे पुराने वक्तों में किसी किले में दाखिल होते हैं तो शुरू में एक दरवाज़ा होता है और उसके बाद चलते ही जाते हैं, काफ़ी दूर जाके एक बिल्डिंग आती है। ऐसे ही जब गाड़ी दाखिल हुई तो लेफ्ट और राइट कुछ दरख्त भी मौजूद थे, झाड़ियाँ भी मौजूद थीं और एक ऐसा मंजर था जैसे किसी वक्त में अपनी आबो ताब से, ये लॉन कह लीजिए या एक जिस तरफ झाड़ियाँ लगी हैं, कैसे फूल उगते होंगे, कैसे फलों पे दरख्त होते होंगे, लेकिन आज सब कुछ उजड़ा हुआ सा था। लेकिन इस बात का सबूत था कि अब भी इस उजड़े हुए बाग की एक अपनी पुरकशिश इसके अंदर कशिश तो मौजूद है। गाड़ी चलती चलती एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक गई। उस रात के गुप अंधेरे में वो गाड़ी की लाइटें ही थी जो हर तरफ रोशनी फैला रही थी। जब उस जगह पे पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे पहले से ही कोई उनका मुंतजिर हो। एक काला स्याह आदमी फौरी तौर पे गाड़ी की लाइटों के सामने आ गया और अरसलान ने जैसे उसको देखा तो काला स्याह सा वो एक आदमी था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। अरसलान के जिसमें एक झुरझुरी सी आई और बोला, ओ भाई कैसा अजीब सा बंदा है, पहले ही जिस बंदे से मत्था लग रहा है वो तो कहता डरावना सा बंदा। अहमद मुस्कुराते हुए बोला, क्या हो गया यार, डर गया है? मुलाजिम होगा यहां का कोई? वो दोनों नीचे उतरे तो वो मुलाजिम बोला, आपका ही इंतजार हो रहा था, आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं, यकीनन आपको भूख लगी होगी। खाने का इंतजाम हो चुका है, आप पहले शावर लेना चाहें या फ्रेश होना चाहें फ्रेश हो लें, उसके बाद खाना लगा दिया जाएगा। मैं आपका सामान उठाता हूं। गाड़ी की डिग्गी को खोल के उसके अंदर उस शख्स ने, काले स्याह शख्स ने सामान उठा लिया। अब वो जैसे ही इस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए तो दरो दीवार लकड़ी पे ऐसा जबरदस्त काम हुआ था इसके अंदर जो अपने दौर की कमाल महारत से तैयार किया गया था। लेकिन आज उसका रंग मध्यम पड़ चुका था, उसकी खूबसूरती मध्यम पड़ चुकी थी, लेकिन आज भी उस डाक बंगले की हैबत अपनी जगह पे मौजूद थी। कभी इंतहाई खूबसूरत ये बिल्डिंग होती थी, उसकी दरो दीवार बताते थे शानदार इमारत, लेकिन आज वो सीधा हो चुकी थी। वो चलते 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 दोनों तरफ एक कमरों की लंबी कतार सी थी। वो दोनों उस बिल्डिंग को सर उठाए इधर उधर देख रहे थे कि वाकई क्या खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई थी जंगल में। जब ये आबाद होगी तो हर तरफ कहके बिखरते होंगे, यहां कोई बैठा होगा, इन सोफों पे कोई बैठा होगा, कोई उस जगह पे बैठा होगा। आज वीरानी है। वो शख्स जिसने बैग उठा रखे थे बोला, आपको मैं कमरा दिखा दूं और जब तक मालिक भी यहां पे तशरीफ ले आएंगे। मालिक वो थे जो इस डाक बंगले के मालिक थे। उसका नाम क्या था वो तो उन्होंने नहीं कहा, मालिक कह दिया तो उन दोनों के जहन में भी उनका नाम मालिक आ गया। चलते 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 वो एक जीने पे चढ़े। वो गोल घूमता हुआ जीना आहिस्ता आहिस्ता गोल चलता हुआ उनको पहली मंजिल पर ले गया। जैसे ही वो पहली मंजिल पे पहुंचे तो ऊपर से उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो वाकई बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। और यूं वो उनको लेके चलता 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 मुख्तलिफ कमरों को गुजारता 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 बिल्कुल आखिरी कमरे तक ले गया और कहा, ये दोनों कमरे आपके लिए मैंने पहले से ही सेट कर दिए। अरसलान बोला, अरे भाई इतनी दूर आखिर में जाके हमारे लिए कमरे तूने दोनों साफ किए हैं, वो जो शुरू शुरू में भी कमरे बने हुए थे जीने के साथ वही कर देता भाई। इतना पीछे हमें डालने की क्या जरूरत थी, क्या वो अच्छी हालत में नहीं है? तो उसी वक्त एक और आवाज आई, एक खनखनाती लड़की की इंतहाई खूबसूरत आवाज, एक खनखनाती आवाज। आप परेशान ना हो, जीने वहां पे भी मौजूद हैं, दोनों तरफ ही इस बिल्डिंग के जीने मौजूद हैं। जिस जीने से आपको लाया गया है तो यह दिखाने के लिए कि आप इस जीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये जो कमरा आपका कोने पे है इसके बिल्कुल दूसरी तरफ तो देखिए, जीने वहां पे भी मौजूद हैं। दोनों ने मुड़ के देखा तो जीने वहां पे भी मौजूद थे। तब उनको समझ आई कि लाने वाला उनको इस जीने से भी ला सकता था, लेकिन जान के दूसरे जीने से लेके आया था। और वो लड़की बता रही थी इसलिए कि आपको पता लग जाए कि दोनों तरफ के जीने इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां अरसलान उसकी बात सुन रहा था वहीं पे टिक टिकी बांधे
अहमद उस लड़की को देखा जा रहा था और उसके दिमाग में एक बात आ गई थी, जब उसकी अक्सर माँ कहती थी बस अब तेरी मैं शादी का सोच रही हूँ, जल्दी से तेरी शादी कर दूँ। तो वो कहता था माँ बस जल्दी से मैं भी तेरे लिए बहू लेके आऊँगा, पसंद तो आए, कोई पसंद ही नहीं आती, जब पसंद आएगी तो फटाफट तेरे लिए बहू ले आऊँगा। और उसकी आंखें इस वक्त इसलिए चमक रही थी, वो सामने खड़ी लड़की इतनी हसीन और जमील थी, ऐसा साफ सुथरा निखरा हुआ उसका रंग था, चेहरे के एक एक नक्श को ऐसा लगता था जैसे बनाने वाले ने इतनी मेहनत से, ऐसी मोहब्बत से बनाए हों कि एक ऐसी गर्दन जैसे सुराही से पानी अंदर जाता है और इतना साफ शफाफ उसकी रंगत कि आप पानी पियो तो उस सुराही से, उस गर्दन से पानी बाकायदा नीचे जाता हुआ भी महसूस हो। और अरसलान ने देखा कि उसका दोस्त अहमद टिकटिकी बांधे मुसलसल उस लड़की को ऐसे देखे जा रहा है कि उसको मजबूरन उसको कोहनी मारनी पड़ी और कोहनी मार के बोला क्या कर रहा है। तो एकदम से अहमद चौंका और बोला अच्छा किया आपने हमें बता दिया कि दूसरी तरफ भी जीना है, वैसे अच्छा लगा। और उसी वक्त वो शख्स जिसने बैग उठाए हुए थे उनके बैग कमरों में रखे और उसने कहा अब फ्रेश होके नीचे आ जाइए। दोनों अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चमले गए। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए, पुराने बने हुए बहुत बड़े बड़े ये कमरे थे और उन्हीं के साथ मुल्हिका यानी जुड़े हुए बाथरूम भी थे। दोनों ने बाथरूम से फ्रेश हुए और उसके बाद जैसे ही वो रूम के अंदर दाखिल हुए तो बाहर निकल के एक दूसरे से बोले यार बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। और दोनों चलते हुए उसी जीने का उन्होंने इस्तेमाल किया जो वो लड़की बता कर गई थी कि आपके कमरे के पास भी जीना मौजूद है। उस जीने से उतरते हुए दोनों वो नीचे उतर गए। जब टेबल पे पहुंचे तो ऐसे लवाजमात लगाए गए थे, मुख्तलिफ किस्म के अनवाओ अकसाम के खाने लगे थे कि उन्होंने मालिक का इंतज़ार भी ना किया और जल्दी से खाने पे टूट पड़े। खाना जैसे ही खा लिया, थोड़ी देर के बाद जब खाना ख़त्म हुआ तो वो लड़की ने कहवा ला कर दिया। वो कहवा पीने लगे थे तो एक और रौबदार शख्सियत का मालिक उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ और हाय हेलो के बाद बोला, उसने तारुफ कराया मेरा नाम मालिक है, मैं ही इस डाक बंगले का मालिक हूँ, उम्मीद है आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा मैं ही इस डाक बंगले का मालिक हूँ और उम्मीद है आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और उसी वक्त सामने खड़ी हुई लड़की जिसका नाम नीलमा था, नीलमा की तरफ उसने उसका नाम लिया और बोला नीलमा इनका अच्छे से ख्याल करना, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं। उसने कहा जी बिल्कुल, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो शख्स थोड़ी देर के बाद ही चला गया। अब दोनों वहां से उठे और अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। लंबा सफर करके आए थे, खाना खा लिया था, अब यकीनन सी बात है अगला मरला होता है फौरन नींद का। लेकिन अहमद की तो नींद ही उड़ चुकी थी। रास्ते में चलते हुए बोला नीलमा, यार कितना खूबसूरत नाम है, आंखें देखी हैं कैसी नीली हैं, अरे भाई मैं तो लट्टू हो गया उस पर। अरसलान बोला यार तू क्या कर रहा है, जिस तरह तू उसको घूर के देख रहा था वो कितना बुरा मानेंगे कि कैसे लड़के हैं यार, किस तरह घूर के, कुछ तो शर्म किया कर यार, तू लड़कियों को देखता नहीं लेकिन तू उसको तो ऐसे घूरे जा रहा था कि मुझे भी शर्म आ रही थी। खैर वो चलते हुए अपने कमरे में गए। कुछ देर अहमद सोचता रहा नीलमा के बारे में और सो गया। उधर बाप परेशान था। अरसलान का बाप जानता था कि अरसलान हमेशा रास्ते में मोबाइल से बाप से मुसलसल राब्ते में रहता है और वो 2 दफा अपनी बेटी से, जिसका नाम था उमैरा, अरसलान की बहनों से पूछ चुका था उमैरा से कि मेरा बेटी, कुछ उन दोनों का पता लगा, कहां पहुंचे हैं, कहां हैं, जब वो रास्ते में थे। तो उमैरा बोली पापा मैं उनको कॉल कर रही हूं लेकिन उनकी कॉल मिल नहीं रही। तो उसी वक्त वो अपना सर अजीब से अंदाज में करे कि ये लड़का भी क्या हो गया, इसको कहा भी हमेशा कि मुझसे राब्ते में रहा करे, जब इस तरह के मामलात होते हैं तो उसने फोन तक नहीं किया। और उसी वक्त अरसलान की मां बोल पड़ी, अरे क्या हो गया है, आप क्यों परेशान होते हैं, वो अकेला थोड़ा है, उसके साथ अहमद है ना, वो दोनों इकट्ठे हैं और अब जवान हो चुके हैं और वैसे भी वो बचपन के दोस्त हैं,
आपके दोस्त का वो बेटा है। मरे एक आपस के जिस तरह के ताल्लुकात हैं आप जानते हैं, और ऐसा ही था। अरसलान और अहमद न सिर्फ बचपन के दोस्त थे बल्कि उन दोनों के वालिदैन, जिसमें अरसलान के वालिद जिनका नाम था हसन और अहमद के वालिद जिनका नाम था सरफराज, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन सरफराज की मौत के बाद जहाँ पे अहमद की वालदा ने कारोबार को जिस तरीके से संभाला था, लेकिन उस वक्त उनको जो दिलासा दिया गया था और उनको हिम्मत दिलाई गई थी वो हसन की तरफ से थी। क्योंकि उनका दोस्त मरा था तो उन्होंने अपनी भाभी को हर तरह की सपोर्ट की थी, उनका बहुत ख्याल रखा था। ये फैमिली इसलिए बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनके बेटे अहमद और अरसलान भी इसलिए बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से दोस्त थे। उधर जब रात को वो सोने लगे तो याद आया अरसलान को कि रास्ते में तो सिग्नल का मसला आ रहा था, क्योंकि वो रूट अपना चेंज कर चुके थे। इस रूट में जंगल में सिग्नल का मसला था, लेकिन डाक बंगले में पहुंच के उसको याद आया कि सिग्नल आ गए हैं। सोने से पहले उसने मुख्तसर सी बाप से बात की कि माजरत खा हूँ, रास्ते में सिग्नल नहीं आ रहे थे तो अब्बा मैं आपसे पापा आपसे बात नहीं कर सका। हम दोनों खैरियत से हैं, अपने होटल में पहुंच गए हैं और अब हम सोने लगे हुए हैं, थके हुए हैं, ड्राइविंग करें, परेशानी की कोई बात नहीं। वो दोनों सो गए। उधर अहमद की मां बेइंतहा परेशान थी। रात के 11 हो चुके थे। उसने हसन को कॉल की। हसन भाई माजरत खा हूं, रात के इस पहर आपको परेशान होकर कॉल कर रही हूं। अहमद ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया, आपका कोई अरसलान से राब्ता हुआ है? तो हसन बोले हाँ बहन, राब्ता हुआ है, वो दोनों खैरियत से हैं और अपने कमरे में पहुंच गए हैं। रास्ते में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वो सोए हुए हैं, आप परेशान मत हो। और यूं हसन के दिलासा देने पे अहमद की वालदा गजाला भी सुकून से सो गई। उधर रात को सोए हुए रात का कौन सा पहर था कि अहमद की आंख खुली। उसने देखा कमरे के अंदर एक बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज है। उसकी आंख खुल गई, ये किस तरह की आवाज है? और उसको एकदम से फिर म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। उसने देखा तो नीचे एक बिल्ली मौजूद थी। ओ, लगता है ये कमरे में थी और मैंने दरवाजा बंद कर दिया, या क्या है? चलो 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 बाहर चलो। खिड़की उस वक्त खुली हुई थी और जैसे ही उसकी खिड़की की तरफ निगाह गई तो उसने बिल्ली को कहा चलो 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 बाहर चलो। तो बिल्ली ने एक दफा खिड़की की तरफ देखा और छलांग मार के खिड़की की तरफ गई, बाहर चली गई। अरे वाह, बड़ी जबरदस्त बिल्ली है भाई, जैसे ही कहा बाहर जाओ तो बाहर चली गई। वो फिर से सो गया। रात को फिर एक दफा उसकी आंख खुली, लेकिन उसको लगा ख्वाब देख रहा है। ख्वाब में बिल्ली के गुराने की उसको एक आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अजीब सी आवाज सिर्फ ख्वाब की हद तक की थी। जब उसकी आंख खुली तो उसको लगा कि नई जगह है, एक बिल्ली के गुराने की उसको आवाज आ रही थी। शायद थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली थी, उस बिल्ली को मैंने खिड़की के रास्ते बाहर भेजा था, तो शायद उसी की ही कोई आवाज मैंने ख्वाब में भी सुन ली है। अरसलान के वालिद तहज्जुद गुजार थे। उनका एक मखसूस कमरा था जहां पे बैठ के वो इबादत भी करते थे। दोनों ही अमीर फैमिलीज के बच्चे थे। जहां अहमद के वालिद इस दुनिया से जा चुके थे, अरसलान हसन का बेटा था, वो भी एक अमीर फैमिली से थी। ये रात का कौन सा पहर था कि उनकी आंख खुली और वो अपने आप से हमकलाम हुए और हसन बोले या खुदाया, ये कैसा ख्वाब था? ये बहुत ही अजीबो गरीब भयानक सा ख्वाब था। मैंने अपने बच्चों को परेशान हालत में देखा है। अल्लाह खैर करे। और उसी वक्त बीवी जो उठ चुकी थी शौहर को इस तरह बुड़बुड़ाते देखा तो बोली हसन क्या हुआ है? आप अपने आप से कुछ कह रहे हैं, सब खैरियत है? वो बोले हाँ, एक अजीब सा ख्वाब देखा है बच्चों के बारे में। पता नहीं क्यों दिल अजीब सा हो गया है। ख्वाब अभी अभी देखा और अभी अभी उस ख्वाब की वजह से आंख खुल गई है। तो एक अजीब सा ख्वाब था। कैसा ख्वाब? बीवी बोले जैसे दोनों बच्चे बहुत परेशानी में हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं और टेंशन में हैं। तो एकदम से उठकर बैठ गई और बोली हसन, आपके ख्वाब हमेशा सच होते हैं। मैं तो खुद परेशान हो गई हूं। अब आप परेशान ना हो, सुबह उठते ही बच्चों से राब्ता करते हैं। हसन उठे
तहज्जुद की अपनी नमाज़ पढ़ी, अपनी इबादत में लग गए। उधर वो इंतज़ार में थे कि 9-10 बजे हैं, बच्चे हैं, घूमने फिरने के लिए गए हैं, लेट उठेंगे। उधर अहमद पहले ही जाग गया। उसने बाहर निकल के दरवाज़ा खटखटाया तो अरसलान को भी जगा दिया। उसने कहा यार इतनी जल्दी क्यों जाग गया? उसने कहा यार यहाँ सोने के लिए थोड़े आए हैं कि 10 बजे तक सोते रहें। चल उठ, जल्दी से तैयार हो, हमें निकलना है। आए हैं 2-3 दिनों के लिए तो यार एंजॉय करने के लिए आए हैं, घर सोते रहेंगे? चलना, शिकार के लिए निकलते हैं। दोनों तैयार हुए, उनके लिए नाश्ता तैयार किया गया। नीलमा नीचे मौजूद थी और नीलमा को देखते ही अहमद का दिल खुशी से निहाल हो गया। वो बार बार नीलिमा को देखता था और उसकी आंखों में जैसे ही देखता था ऐसी नीली खूबसूरत आंखें थी कि वो डूब ही जाता था। वैसे भी वो इंतहा की बला की खूबसूरत थी कि कोई भी देखे तो उसकी नील जैसी गहरी आंखों में डूब जाए। उसके वजूद की खूबसूरती, उसके चेहरे की खूबसूरती किसी को भी पागल कर सकती थी। नाश्ता करते करते वो उसको बार बार देखता रहा। नीलिमा भी 1-2 दफ़ा ये महसूस कर चुकी थी कि मुसलसल अहमद की निगाहें उसी की तरफ हैं, नाश्ते की तरफ ध्यान कम है, मुसलसल वो उसी की तरफ देखे जा रहा है, तो वो भी देखकर मुस्कुरा पड़ी। अब वो दोनों नाश्ता कर चुके और सीधे गाड़ी की तरफ गए। उन्होंने नोट किया वो काली बिल्ली शायद यहीं की कोई पालतू बिल्ली थी। लेकिन हैरत की बात यह थी, अहमद ने यह बात नोट की थी, इस तरह की ही एक काली बिल्ली उन्होंने उस ढाबे पे भी देखी थी। उसका भी साइज इतना ही बड़ा था। लेकिन बिल्लियां तो होती ही काली हैं, बिल्लियों में कौन सा चेंजिंग होती है, वो अलग होती है। ये भी उसी तरह की मिलती जुलती शायद बिल्ली थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे और जंगल की तरफ रवाना हो गए शिकार के लिए। लेकिन एक बात वो नोट कर रहे थे, वो काली बिल्ली उनके निकलते ही पीछे से उनकी गाड़ी के पीछे भागना शुरू हो गई। अब वो जिस जंगल के रास्ते से जा रहे थे वहां पे पक्की सड़क तो नहीं थी, एक कच्चा सा रास्ता था जिस पे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। लेकिन उस आहिस्ता आहिस्ता चलती गाड़ी के पीछे मुसलसल बिल्ली भागती हुई आ रही थी। उसके बाद वो एक जगह रुके, गाड़ी रोक दी, बंदूकें उठाई और शिकार के लिए इधर उधर फिरना शुरू हो गए। और वो काली बिल्ली भी मुसलसल उनके साथ रही। वो दिन का अपना खाना भी साथ लेकर गए थे क्योंकि उन्हें रात तक, शाम तक वहीं पे शिकार करना था। और जब अरसलान की निगाह पड़ी तो बोला यार मैं नोट कर रहा हूं ये बिल्ली वहां से हमारे पीछे आई है, मुसलसल हमारे साथ पीछे फिर रही है, ये क्या मुसीबत है? तो अहमद बोला यार पालतू बिल्ली है, उस घर की है, वहां पे रहती है। तो जब कोई नए लोग आए हैं, हमने थोड़ा सा उसको खाने को भी डाल दिया तो वो पीछे पीछे आ रही है, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपको पता तो है बिल्लियां मानूस हो जाती हैं, तो इसमें क्यों टेंशन ले रहा है यार? वहां की बिल्ली है, वापस चली जाएगी। उन दोनों ने दिन सारा खाना भी वहीं पे खाया, इधर उधर फिरे, शिकार की तलाश करते रहे, सारा करते रहे। और उसके बाद जब शाम होने लगी तो बोले चल यार अब चलते हैं, शिकार तो कोई खास हाथ लगा नहीं, वापस चलते हैं। मकसद भी तो जंगल में घूमना फिरना था। और अहमद को बेचैनी हो रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने अपनी नीलिमा को नहीं देखा। नीलिमा तो उसके दिल में बस सी गई थी, उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो अभी उसको बहू बना के अपनी माँ के सामने खड़ा कर देता। ले माँ तू कहती है ना बहू, ले तेरे लिए बहू लेके आया हूं। वो जब वहां पहुंचे तो उधर वालिदैन इसलिए परेशान थे कि अरसलान के नंबर पे मुसलसल फ़ोन किया जाता रहा और अरसलान अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गया था। और रात जब अहमद पहुंचा था अपने कमरे में सोने के लिए तो उसने अपना मोबाइल चार्ज पे ही नहीं लगाया था, उसका मोबाइल बंद पड़ा था। और इसी तरीके वो दोनों निकल गए थे। अब अरसलान के वालिद हसन बेइंतहा परेशान थे, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। रात वो ख्वाब देख चुके थे और चाहते थे कि बेटे से बात हो, और जब बिल्कुल बात ना हुई तो रात के टाइम जैसे ही वो उस डाक बंगले के अंदर दाखिल हुए तो अरसलान और अहमद सीधे अपने कमरे में गए तो अरसलान ने देखा मोबाइल पे घर की तरफ से कई कॉल्स आ चुकी हैं। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और घर कॉल की। वाले साहब इंतहाई परेशान थे। हसन अरसलान की आवाज़ सुनते ही बोले, अरसलान बेटा तुम खैरियत से हो ना? उसने कहा हाँ पापा मैं खैरियत से हूँ, क्या हुआ है? तुम्हारा फ़ोन हम मिला रहे थे, अहमद का फ़ोन बंद है और तुम्हारा फ़ोन मुसलसल कॉल जारी थी, तुम उठा नहीं रहे थे। उसने कहा पापा हम लोग बाहर निकले हुए थे
और मैं अपना मोबाइल गलती से अपने होटल के रूम में ही छोड़ गया था, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सका। जैसे ही अभी वापस आए हैं मैंने फौरी आपको कॉल की है। लेकिन सब खैरियत है ना, क्या हुआ है? तो बाप ने कहा, बस बेटा कल सुबह होते ही तुम लोग रवाना हो जाओ। क्यों पापा, अभी तो हम आए हैं, कल की रात सिर्फ हमने गुजारी है, सिर्फ आज का दिन ही तो घूमे हैं। उसने कहा, बेटा तुम्हें कहा है ना, बस आज ही, अब तो रात होगी है, इस वक्त सफ़र करना ठीक नहीं है, सुबह होते ही अहमद को साथ लो और बस रवाना हो जाओ। वालिद कभी इस तरह का रवैया नहीं रखते थे अरसलान के साथ, लेकिन वो जानता था अगर वालिद इस अंदाज में बात कर रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। उसने कहा, ठीक है पापा, बहस नहीं की, हम सुबह उठते ही रवाना हो जाएंगे। वो दोनों बिस्तर पर थे। अरसलान अपने वालिद से बात कर चुका, मोबाइल उसने साइड पे रखा और सोने के लिए लेट गया कि सुबह उठते ही अहमद से कहूँगा, चल भाई ऑर्डर आ गया है, अब हम नहीं रुक सकते। अहमद जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, वो थका हुआ था, सो गया और आधी रात को उसकी आवाज़ खुली। आज सोने से पहले उसने खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरीके बंद कर लिए थे। उसको याद था कि कल भी बिल्ली अंदर आ गई थी, मेरी नींद ख़राब हुई थी और इसलिए नींद जल्दी भी जाग गया, आज मैं गहरी नींद सोऊंगा। खिड़कियां दरवाजे बंद करके वो अपने बिस्तर पर लेट गया। रात का कौन सा पहर था कि एक म्याऊं की आवाज से उसकी आंख खुल गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने देखा कि जिस जगह पे वो लेटा है उसके बिल्कुल साथ ही बिल्ली इस अंदाज में लेटी पड़ी है, आंखें उसकी खुली हैं और इस अंदाज में लेटी हुई उसको देख रही है जैसे बिल्कुल आराम से सो रही होती है बिल्ली, लेकिन उसने अपनी गर्दन उठाई हुई थी और अपनी उस नीली आंखों से अहमद को देख रही थी। उसकी आंख खुलते उसने बिल्ली को देखा, करे अरे वाह, नवाबजादी कैसे लेटी है मेरे बिस्तर पे, लेकिन तुम कहां से आई? दरवाजे तो बंद हैं, खिड़की भी मैंने आज बंद कर दी थी, तो फिर तुम कहां से आई? मैं कोई खिड़की खोलता हूं, उठो उठो, चलो यहां से उठो। उसको इस अंदाज में हाथ करने लगा कि उसको निकालना चाहता हो, तो उसी वक्त बिल्ली चलती हुई सीधा खिड़की के पास गई तो उसकी आंखों ने देखा खिड़की खुद ब खुद खुल गई और बिल्ली खिड़की के बाहर चली गई। वो बिस्तर से उठने ही लगा था कि बिल्ली उसके सामने ही उठी थी और खिड़की खुल गई थी, तो वो बैठा हैरान से देख रहा था, ये क्या हुआ है? खिड़की क्या खुली हुई थी? खिड़की तो बंद थी, तो क्या लॉक नहीं लगा था? ये कैसे खुल गई है? वो उठा खिड़की बंद करने के लिए। जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए वो खिड़की के सामने पहुंचा और खिड़की को बंद करने लगा तो उसकी निगाह पड़ी, क्योंकि आखिरी रूम था जो उनको दिया गया था और उसके बाद बिल्डिंग खत्म होती थी, तो नीचे एक दरख्त के ऊपर झूला लगा हुआ था। उस झूले के ऊपर नीलमा बैठी थी। जैसे ही उसने नीलमा को देखा कि नीलमा बैठी झूला झूल रही है, और उसी वक्त नीलमा ने भी यूं देखा कि जैसे कोई खिड़की में आके खड़ा हुआ है, और उस खिड़की की तरफ जब उसने यूं ऊपर देखा, नीलमा ने दोनों की आंखों से आंखें टकराई, तो अहमद एकदम से मुस्कुराया और वो एकदम से ऐसे मुस्कुरा पड़ी कि उसका दिल उछलना शुरू हो गया। अहमद ऐसा खुश हो गया, जानता था इस हंसी का क्या मतलब है। और उसी वक्त नीलमा ने उसको इशारा किया, आ जाओ। वो भी जल्दी से कमरे से बाहर निकला, दरवाज़ा खोला और चलता हुआ सीधा बाहर चला गया। और जैसे ही बाहर उस झूले के पास गया तो वो झूले पे बैठी झूला झूल रही थी। आप अभी तक सोई नहीं हैं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी, तो रात के इस पहर आप झूला झूल रही हैं? मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे नींद नहीं आती, खैर कोई है ही नहीं, मैं ही होती हूं, बाकी तो सो जाते हैं, तो इस झूले पे आके बैठ जाती हूं। आप क्यों जाग गए? उसने कहा, बस बिल्ली कमरे में आ गई थी, उसको उठाने के लिए उठा ही था कि आप पे निगाह पड़ गई। वैसे आपसे एक बात कहूं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जैसे आपका नाम खूबसूरत है नीलमा, वैसे ही आपकी आंखें भी वैसे ही खूबसूरत नीली सी आंखें हैं। अहमद साहब, शुक्रिया आपकी तारीफ का। अरे साहब नहीं ना, मैं साहब नहीं हूं, आप मुझे अहमद कहो, अहमद। तो वो कुछ देर झूलते झूलते एकदम से रुक सी गई और एकदम से मुड़ के उसने
अहमद की तरफ देखा और बोली, ये जो लफ्ज़ है अहमद, जिससे मैं साहब अगर हटा दूं फिर तो आप मेरे हो जाएंगे, मेरे अहमद। ये जुमला इतना खूबसूरत लगा अहमद को कि उसने कहा, तो कब कह रहा हूं मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तुम्हारा हूं। और ये नीली आंखें मेरी हैं, ये झील जैसी नीली आंखों में मैं तो कब का डूब चुका हूं। अहमद, तुम भी मेरे हो, मुझे भी कब से तुम्हारा इंतजार था, कब से मैं भी इंतजार में थी मेरे ख्वाबों का शहजादा कब आएगा। और मेरे ख्वाबों का शहजादा इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। और उसी वक्त उसने अपना हाथ अहमद की तरफ इस अंदाज में बढ़ाया जैसे कोई मोहब्बत से, दीवानगी से कहता है कि मेरे हाथ को थाम लो, मैं तुम्हारी हूं। और अहमद ने भी इस अंदाज में मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया जैसे कह रहा हो, हाँ नीलमा, तुम भी मेरी हो, मैं भी इकरार करता हूं, आज इस हाथ को ऐसे थाम रहा हूं कि सारी जिंदगी थाम के रखूंगा। और वो उससे बोली, आओ हम चलते हैं, कुछ बातें करते हैं, दिल की बातें। और जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। अहमद एक शहर में खो गया, एक ऐसा शहर जो उस नीलमा का शहर था, जो उस पर असर कर गया। अब उसका हाथ पकड़े चलना शुरू हो गई और वो दोनों चलते जा रहे थे। और अहमद एक शहर की अंदाज में जैसे कोई दीवाना पागल सा हो जाता है और अपने महबूब का हाथ थामे चलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही वो अपने महबूब का हाथ थामे चलता जा रहा था। और उससे बातें करती 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 उसको जंगल की एक ऐसी जगह पे ले गई जहां पे वो पहले भी कल आ चुके थे। वहां पे उसने देखा जिसका नाम क्या था, लेकिन जिसको मालिक कह के सब पुकारते थे, वो एक दरख्त के नीचे इस अंदाज में बैठा था कि एक बहुत बड़ा गोल दायरा उसने लगा रखा था। और जैसे सफ़ेद चूना सा होता है, ऐसी ही कोई चीज़ सफ़ेद सी थी जिससे उसने बहुत बड़ा दायरा कड़ा लगा रखा था। और उस दायरे कड़े के बाहर खुद बैठा था और अपने सामने एक बहुत बड़ी आग को जलाकर बैठा था। कुछ पड़ता था और वो आग उठाकर उसके अंदर डाल देता था। नीलमा उसका हाथ पकड़े पकड़े चलती हुई आई और उस सफ़ेद सर्कल के अंदर, जो एक बहुत बड़ा दायरा बनाया गया था, उसके अंदर लाकर अहमद को बिठा दिया और ख़ुद भी उसका हाथ पकड़े वहीं पे बैठ गई। उधर अरसलान के वालिद की आंख खुली, वो बेचैन से हो गए। उन्होंने ख्वाब देखा था अहमद शदीद परेशानी में है, अहमद को मदद की ज़रूरत है। वो डर से गए। आज रात को सोने से पहले अपने बेटे अरसलान को कह चुके थे कि सुबह होते ही रवाना हो जाना, लेकिन फिर से जब ख्वाब देखा तो ऐसे डरे कि एकदम से फ़ोन उठाया और कॉल करनी शुरू कर दी। अरसलान गहरी नींद सोया था। पहली दफ़ा कॉल बंद हो गई, उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी दफ़ा फ़ोन फिर से किया गया। जब तीसरी दफ़ा फ़ोन किया गया, आखिर उसने गहरी नींद से जाग के फ़ोन कान से लगाया और कहा हेलो। तो दूसरी तरफ से उसके पापा बोल रहे थे, अरसलान बेटा, अरसलान। जी पापा, क्या हुआ, सब खैरियत है? उसने देखा ये तो अभी आधी रात है। उसने कहा हाँ बेटा, उठो उठो, मेरी बात सुनो। उसने कहा हाँ पापा, उठ गया। सब खैरियत है, क्या हुआ है? वो बोले अहमद कहाँ है? पापा अहमद अपने कमरे में सो रहा है। जाओ, अभी जाओ और जाके देखो वो ठीक है ना। मैं अभी जाता हूँ। वो उठा, चलता हुआ जैसे ही बाहर निकला, देखा अहमद के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। और जैसे ही उस खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो देखा बिस्तर खाली है। कहा पापा अहमद नज़र नहीं आ रहा, उसका बिस्तर खाली है। तो एकदम से उसके पापा बोले यही हुआ, वही हुआ ना जिसका डर था, गलत हो गया। कहाँ पे हो तुम इस वक्त? तो अरसलान जैसे थोड़ी सिचुएशन को समझ पाया हो और परेशान भी हो गया था कि अहमद कहाँ चला गया। कहा पापा इस वक्त समझ मुझे भी नहीं आ रही, अहमद कहाँ गया है। हम लोग पापा कहीं और हैं। क्या मतलब कहीं और हो? पापा हम हुंजा नहीं गए, अहमद ने ही प्लान बनाया था। और अटक अटक के वो बोलना शुरू हो गया। उसने सारा प्लान बना दिया कि उसने शिकार का प्लान बनाया था, कैसे हम डाक बंगले में आए और हम इधर आए हुए हैं। ओ मेरे खुदाया, ये क्या किया तुम दोनों ने, ये क्या किया? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, तुमने क्यों नहीं मुझे बताया? उसने कहा पापा मैं आपको बताता तो मैं डर गया था, आपको मुझसे बोला नहीं जा रहा। पापा आप जानते हैं ना मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, ये अहमद की वजह से हुआ है। ओ मेरे खुदाया, एक काम करो,
चेक करो अहमद का तावीज़ कहाँ है। अहमद और अरसलान के गले में हमेशा से एक तावीज़ रहता था। उसी वक्त वो उसके बेड के साथ वाली दराज के पास गया तो उसने कहा, पापा उसका तावीज़ तो यहां रखा है। ओ मेरे खुदा, वही हुआ जिसका डर था। अब एक काम करो, तुम लोग कहाँ गए थे कल? उसने कहा हम फलां जगह पे शिकार के लिए गए थे। उसने कहा फौरी तौर पे उसका तावीज़ उठाओ और जो मैंने तुम्हें वो पढ़ने के लिए दायरा कड़ा सिखाया हुआ है वो दायरा कड़ा पढ़ते हुए जाओ, तुम्हारा तावीज़ तुम्हारे गले में है। उसने कहा जी पापा मेरा तावीज़ मेरे गले में है। उसने कहा अपने तावीज़ को ना उतारने देना, अहमद का तावीज़ अपने हाथ में पकड़ो और जाते ही उसके गले में डाल देना। आगे जो भी सूरत हाल नजर आए घबराना मत, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तुमने हिसार करते रहना है, अपना हिसार करके जाना है और आयतल कुर्सी का विर्द करते रहना है और वो वाली आयत जो मैंने तुम्हें सिखाई हुई है वो पढ़ते हुए जाना है। ठीक है पापा। उसने नीचे उतरा, गाड़ी निकाली और सीधा उसी कच्चे रास्ते की तरफ चल पड़ा जहां पे वो कल लोग गए थे। जाते 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 उसको दूर से ही एक जगह पे आग की वजह से रोशनी नजर आई। उसने गाड़ी वहीं पे ही रोक दी। वालिद की हिदायत वो ले चुका था और आहिस्ता से वो गाड़ी से बाहर निकला और इस अंदाज में दबे कदमों चलता हुआ उस आग की तरफ जा रहा था कि जो भी वहां पे मौजूद है वो उसको देख ना सकें। कि जब वो उस जगह पे पहुंचा, दरख्त की ओट से छुप के उसने देखा तो सामने एक बहुत बड़ा दायरा लगा हुआ था, सफ़ेद चाक से एक दायरा, और उस दायरे के अंदर उसका दोस्त अहमद बेहोश पड़ा था और उसके बिल्कुल बाहर एक शख्स आग के ऊपर कुछ पढ़ रहा था और ऊंची आवाज में अजीबो गरीब कुछ पढ़ रहा था और एक मुट्ठी भरता और आग के अंदर डाल देता, आग भड़क जाती। और उसने देखा कि उसी लम्हे उसी दायरे कड़े के अंदर वही लड़की नीलमा, खूबसूरत हसीन और जमील लड़की नीलमा अपने हाथ में एक तलवार लिए खड़ी है और उस तलवार का इस तरह इंतज़ार कर रही है कि जैसे वो पढ़ता हुआ शख्स मालिक उसको कोई इशारा दे तो वो तलवार से वार करके अहमद की गर्दन को अलग कर दे। और उसने देखा नीलमा की आंखें भी बंद हैं और वो पढ़ने वाला भी अपनी आंखें बंद करके मुसलसल कोई चाप करने में लगा हुआ है। वो तेजी से चलता हुआ गया, इससे पहले कि वो संभल सकते जल्दी से उसने वो तावीज़ नीलमा से थोड़े से ही फासले पे पड़े हुए अहमद के गले में डाल दिया। और जैसे ही उसने गले में तावीज़ डाला, सामने बैठे हुए शख्स ने झटका मारा और उसकी आंखें खुल गई और उसी वक्त नीलमा की भी आंखें खुल गई, जो एक इंतज़ार में थी कि उसको हुक्म मिले और वो तलवार से वार कर दे। उसी वक्त ऊंची आवाज़ ने उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उसने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और दोनों ने चीख मारी और वहीं से वो गायब हो गए। जल्दी से उसने अपने दोस्त को उठाया जिसके गले में पहले ही तावीज़ डाल चुका था, उसको नीम मदहोशी की हालत में चलाता हुआ, जैसे वो नींद में था, जैसे होश में नहीं था, लेकिन उसको उठा चुका था। अहमद अहमद अहमद, लेकिन अहमद को कोई होश नहीं था। फिर भी उसको लेके जैसे कैसे वो गाड़ी तक पहुंचा। उसने उसको गाड़ी के अंदर सवार किया और उधर रवाना हो गया। अब वो तेजी से गाड़ी चलाता हुआ घर की तरफ जा रहा था। उधर हसन ने अहमद की मां को भी फ़ोन किया था और सोई हुई उसकी मां को जगा के कहा था भाभी जल्दी से यहां पहुंच जाइए। वो परेशान हो गई और वो भी हसन लोगों के घर पहुंच गई थी। उधर सुबह तक अरसलान हसन को लेकर आ चुका था, अरसलान अहमद को लेकर पहुंच गया। अहमद अभी भी नींद बेहोशी की सी हालत में था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और सारे घर वाले जमा थे। वहां पे हसन की बीवी ज़ैनब, अरसलान की बहन उमैरा और अहमद की वालदा गजाला भी सब वहां पे मौजूद थे। अहमद की वालदा मुसलसल गजाला रोए जा रही थी कि मुझे इनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी, बहुत गलत हुआ। कि तभी अरसलान अपने बाप से बोला आखिर बताइए तो सही मामला है क्या। और वहीं पे अरसलान की बहन उमैरा भी बोली हाँ बताइए ये सब क्या है। तभी अरसलान की वालदा बोली, क्योंकि अहमद की वालदा तो रोए जा रही थी, कि हमने ये बात सबसे छुपाई थी। ये बात हसन के वालिद भी जानते हैं, अहमद की वालदा गजाला भी जानती हैं। ये बात है उन दिनों की जब हसन और उनके दोस्त जो अहमद के वालिद थे
सरफराज शिकार की गर्ज से जंगल में गए थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा से इनको शिकार का शौक था। शिकार के लिए एक डाक बंगले के अंदर जाकर रुके। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि रात के टाइम हम शिकार करेंगे। ये दोनों रात के एक खास पहर, अभी गहरी रात नहीं हुई थी, रात होना शुरू हुई थी, अपनी अपनी बंदूकें लेकर बाहर निकल गए। शिकार करते करते ये इतने आगे चले गए जंगल में कि उसी वक्त सरफराज को एक हिरन नजर आया। उसने हिरन का निशाना लगाकर गोली चला दी, लेकिन वो गोली हिरन को तो ना लगी, लेकिन एक इंसान की चीख की आवाज आई। वो दोनों भागते हुए उस इंसान के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक इंसान गोली लगने की वजह से शदीद जख्मी हो चुका है और उसके सामने एक सफेद बहुत बड़ा दायरा लगा हुआ है और उसकी साथ एक औरत बैठी थी जो मुसलसल उसको गोली लगते ही चीख पड़ी थी और चीखे जा रही थी कि किस जालिम ने यह किया है। कि उसी वक्त हसन और अहमद के वालिद जो इस वक्त गोली चला चुके थे और गोली उस शख्स को लगी थी, वो भी पास पहुंच गए तो उस शख्स की आवाज आई जिसको गोली लगी हुई थी, नीलमा मेरे जाने का वक्त आ गया। आज मेरी इस चाप की आखिरी रात थी। अगर आज मैं ये मुकम्मल कर लेता तो मेरे वो तमाम शक्तियां मिल जाती, लेकिन इस सामने खड़े जालिम इंसान ने मुझे गोली मार दी है। अब मैं ये मंत्र जारी नहीं रख सकूंगा। लेकिन नीलमा मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा तुम्हारे साथ होगी। 2 दिन बाद इसी शख्स ने, ये जो सामने खड़ा है, इसकी बीवी के हां बच्चे की पैदाइश होगी और मैं अपनी सारी शक्तियां तुझे देकर जा रहा हूं। जिस दिन इसका बच्चा जवान होगा तूने इसके बच्चे को इसी जगह इसी दायरे में कत्ल करना है और उसकी बलि चढ़ानी है। जैसे ही तू उसकी बलि चढ़ाएगी तो मुझे उसका वजूद मिल जाएगा और मेरी भटकती हुई आत्मा जो हर वक्त तेरे साथ होगी उसके वजूद के अंदर आएगी और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार कर रहा हूं। ले ये मेरी सारी शक्तियां तेरे हवाले, और मेरा फलां दोस्त जिसका नाम फलां है वो इसी डाक बंगले का मालिक है, वो तेरी मदद करेगा। उसको भी मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूं और ले ये मेरी शक्तियां तेरे हवाले। और उसने अपने हाथ इस तरह छोड़ दिए, ऐसे खोल दिए जैसे कह रहा हो मेरे पास आओ, और वो नीलमा जिसका नाम था भागती हुई गई और उससे लिपट गई और थोड़ी ही देर के बाद वो वहीं दम तोड़ गया और वो जोर जोर से चीखना शुरू हो गई। और जब वो मर चुका तो उसी वक्त नीलमा ने सामने खड़े सरफराज की तरफ देखा, जो अहमद का बाप था, जो अभी अहमद इस दुनिया में भी नहीं आया था, जो शादीशुदा था और उसकी बीवी को वाकई बच्चा होने वाला था। सरफराज की तरफ देखा और कहा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ने लगूंगी, अभी तो मुझे इसकी रसूमात अदा करनी है, यहाँ से निकल जा। और चीखना शुरू हो गई और वो दोनों एक दूसरे को बोले चलो चलो। हसन उसका हाथ पकड़ के उसको ले आया। उसी वक्त दोनों ने अपना सामान रखा गाड़ी के अंदर और वापस आ गए, लेकिन दोनों बेइंतहा परेशान थे। हसन एक बुजुर्ग को जानता था जो अल्लाह वाले थे, आबादी से दूर अपनी एक झोंपड़ी में रहते थे। वो सरफराज से बोला, तू परेशान मत हो, तूने जान के गोली नहीं चलाई। सरफराज बोला, मैं हल्फ देता हूं मैंने तो जान के गोली नहीं चलाई, मैं नहीं जानता वो काली शक्तियों का मालिक कौन था, मैंने तो हिरन पे गोली चलाई थी। लेकिन हसन बोला, परेशान मत हो, मैं उन बुजुर्गों के पास जाऊंगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन खबर मिली कि सुबह कार के हादसे में सरफराज की मौत वाक़ई हो गई है। और उसी शाम रसूमात अदा करके अगले ही दिन हसन उन बुजुर्गों तक पहुंच गया और उस बुजुर्ग को जब सारा वाक़या बताया तो उन्होंने कहा, तुमने आने में देर कर दी, अगर मुझसे पहले ही मिल लेते तो वो चुड़ैल जिसका नाम नीलमा है, वो चुड़ैल तुम्हारे दोस्त का मौत का बायस ना बनती। वो जो कार हादसा हुआ है उस नीलमा चुड़ैल की वजह से हुआ है।
परेशान मत हो, अब तुम्हें सीखना होगा। वो सब कुछ वैसे ही होके रहेगा। और उधर उसकी कही हुई बात के हिसाब से जहां सरफराज इस दुनिया से जा चुका था, वहीं दुनिया के अंदर अहमद आ चुका था। सरफराज की बीवी जो एक शिद्दत गम से भी थी, वहीं एक माँ बनने वाली भी थी। उसकी डिलीवरी हुई और उसके यहाँ एक बच्चा ही पैदा हुआ था जिसका नाम अहमद रखा गया। और वो बुजुर्ग सब कुछ समझाने लगे और उसी वक्त उन्होंने 2 तावीज़ बनाकर दे दिए थे। और अरसलान के बाप हसन को सिखाना शुरू कर दिया कि तुम ये सीखोगे, ये जो कुछ हो चुका है वो काली शक्तियों का मालिक था, वो अपना सारी शक्तियां उस नीलिमा को दे गया है, इसलिए इंतज़ार करना होगा। वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त को कोई नहीं टाल सकता, और जब वक्त आएगा तो फिर हम तब ही सब कुछ कर सकेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। यूं अहमद और अरसलान जब बड़े हुए तो उनको तावीज़ भी पहना दिया गया और अरसलान के वालिद हसन बहुत कुछ सीखते रहे। अब दोनों बिल्कुल ही बड़े हो चुके थे और ये जब कहानी वो सुना रहे थे, अरसलान सुन रहा था, गज़ाला बैठी रो रही थी अपने बेटे के पास, तो वहीं पे गज़ाला अरसलान की बहन उमैरा भी परेशान थी और बोली, तो आप लोगों ने ये कहानी हमें पहले क्यों नहीं बताई? तो अरसलान बोला, मैं भी यही कहने वाला था, हमें पहले क्यों नहीं बताई? तो उन्होंने कहा, मना किया गया था कि ये कहानी किसी को नहीं बतानी, इसलिए तुम लोगों को नहीं बताया गया। इसलिए तो मैं तुम पे गुस्से हुआ कि क्यों उधर चले गए, तुम हमें हुंजा का कह के उस जगह पे क्यों गए? ये वही डाक बंगला है जहां पे हम लोग गए थे, जहां पे वहीं अहमद के वालिद से उस शख्स का कत्ल हुआ था। अब भाभी, मैंने रात आपको इसलिए ही यहां पे बुलाया था कि आपको भी इसी घर में रहना होगा, और अब वो वक्त शायद आने वाला है जब हमें उस नीलिमा से मुकाबला करना होगा। उधर वो अपने उस मखसूस कमरे में अपनी इबादत में लग गए। हसन मुसलसल जो वो सीख चुके थे उस बुजुर्ग से, वो मुसलसल वो वक्त आ गया था, वो पढ़ते जा रहे थे। घर वाले परेशान थे। ये सुबह के 10 बजे का वक्त था कि सब नाश्ते की तैयारी कर रहे थे कि उसी वक्त हसन को चीखों की आवाज़ें आईं और वो भागते हुए जब अंदर दाखिल हुए तो वो किचन के अंदर जो लोग मौजूद थे, काम कर रहे थे, उन सब के हाथों पे, बाजुओं पे जख्मों के निशान थे। और उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की एक काली स्याह बिल्ली आई है और उसने सबसे पहले किचन में काम करती हुई अरसलान की वालदा पे हमला किया है। उसी वक्त उनकी बेटी उमैरा बचाने के लिए भागी है तो उसने वालदा को छोड़ के उमैरा पे हमला कर दिया है। और उसी वक्त अरसलान आगे बढ़ा तो उसने अरसलान पे हमला कर दिया और फिर गजाला पे। वो सब उस बिल्ली से अपने आप को छुड़ा रहे थे, लेकिन वो बिल्ली मुसलसल किसी न किसी पे हमले किए जा रही थी। और जब हसन चीखो पुकार सुन के अंदर दाखिल हुए तब तक वो भाग चुकी थी। अब सबके चेहरे लहूलुहान थे, हाथ जख्मी थे। हसन के वालिद उसी वक्त वापस अपने कमरे में गए और एक पानी की बोतल उठा कर लाए। उस पे शायद वो कुछ बैठे पढ़ रहे थे और कमरे के अंदर आते ही उन्होंने कहा, चुड़ैल नीलिमा, मैं जानता हूं तू यहां मौजूद है। अभी अभी तूने मेरी फैमिली पे हमला किया है। मैं जानता हूं तेरे पास शक्ति है, सामने आ। अगर तेरे अंदर ताकत है, तू शक्ति वाली है, तो अभी अभी मेरे सामने आ। और उसी वक्त उन्होंने देखा काली स्याह बिल्ली कमरे के अंदर गुराती हुई दाखिल हुई और इस अंदाज में सामने आके खड़ी हो गई जैसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो और कह रही हो, ये लो मैं आ गई हूं। और उसी वक्त उन्होंने देखा उस बिल्ली ने एक रूप धारा और वही हसीनो जमील नीलिमा जिसको अहमद और अरसलान देख चुके थे, उसी का उसने रूप धार लिया। वही हसीनो जमील नीलिमा खड़ी थी जिसको देख के अरसलान डर गया और घर वाले भी डर गए। एक बिल्ली को रूप धारते हुए उन्होंने देखा था, एक इंसान का रूप धारते हुए। इससे पहले कि बिल्ली जो एक औरत का रूप, खूबसूरत नीलिमा का रूप धार चुकी थी, अपने नाखून भरे हाथों से इस अंदाज में आगे हमला करने के लिए बढ़ी। हसन के वालिद ने जो बोतल का ढक्कन पहले ही खोल चुके थे, जैसे ही उस बोतल का पानी उस नीलिमा पे गिराया तो उसके वजूद के ऊपर आग सी लग गई, जैसे उसका वजूद जलना शुरू हो गया। बकायदा आग नहीं, यानी ऐसी जलन महसूस हुई जैसे एक आग की जलन सी हो, और वो चीखें मारना शुरू हुई और उसी वक्त उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। और हसन के वालिद बोले, वो आ चुकी है, वो इस घर में आ चुकी है, वो फिर आएगी। अब हम सबको बहुत ख्याल करना होगा। आप लोग अपने अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाएं और ये वाला दायरा पढ़ना शुरू कर दें। इस दायरे कड़े को करें और बेटा अरसलान,
मैं अपना जो मुकम्मल कर रहा हूँ वजीफ़ा वो कर लूँ, उसके फ़ौरन बाद हमें अगला कदम उठाना होगा। अब सब लोग अपने अपने ज़ख्मी हो चुके थे, वो शदीद पंजे मार के गई थी, खून निकल रहा था, सब एक दूसरे को ज़ख्मों पे मरहम लगाना शुरू हो गए, ख्याल करना शुरू हो गए। उधर वो ज़ख्मी हो गई थी और वो पहुंची वापस उसी मालिक के पास। ये मालिक वही था जो मरने वाले का दोस्त था, जो मर गया था। वो कह गया था नीलमा को कि मेरा दोस्त मालिक तेरा साथ देगा। जब वो ज़ख्मी चीखती हुई उसके पास पहुंची तो उसने बताया कि उसके पास में एक पानी था, एक ऐसा जल था, एक ऐसा पानी था जिसने मुझे लहूलुहान कर दिया है, मेरे वजूद को एक आग सी लग गई थी, मेरा वजूद जल रहा है। उसने कहा तू घबराती क्यों है, मैं अपनी शक्तियां, ये एक काला धागा है, इस धागे में वो शक्तियां मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, ये ले, ये धागा अपने गले में डाल ले और उसके बाद फिर तुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो पानी भी डालेगा तो पानी तेरे ऊपर असर नहीं करेगा। उसने गले में वो धागा डाल लिया। उस धागे में उस मालिक की तमाम जो शक्तियां थीं, जो वो उसके शौहर से सीख चुका था, वो सारी शक्तियां उसने वो भी उसको दे दी। उधर हसन जानता था वो फिर से आएगी। हसन आया, फैमिली से मुसलसल बात करता और पढ़ने वाले कमरे में चला जाता कि तभी कमरे से अहमद के चीखने की आवाज़ आई। वो सारे भागते हुए गए तो पता लगा अहमद पे वो बिल्ली हमला कर चुकी है। भागता हुआ अरसलान गया, बाप को बुला के लाया। बाप फिर से वो पानी उठा के लाया और उसने उसी बिल्ली के ऊपर वही पानी फेंक दिया और बिल्ली ने एक इंसान का रूप धारा और हंसना शुरू हो गई, जोर जोर से हंसना शुरू हो गई कि फेंक और पानी फेंक मेरे ऊपर और पानी फेंक। लेकिन वो पानी कोई असर नहीं कर रहा था। घर वालों को हसन ने कहा तुम लोग सारे बाहर जाओ। अब वो पानी फेंक चुके, जिस पानी पे उनको नाज था कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, वो तो पानी कर ही कुछ नहीं रहा था। वो परेशान होकर वापस अपने उसी कमरे में गए जिसमें पढ़ते थे कि कुछ और ला सकें। और जैसे ही वो वापस आए तो पता लगा कि वो चुड़ैल अहमद को लेकर जा चुकी है। कमरा खाली था। वो सारों से पूछना शुरू हो गए अहमद अहमद। अहमद कहीं पे भी नहीं था, वो लेकर जा चुकी थी। उसी वक्त तेजी से अरसलान को कहा जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें अपने उस बुजुर्ग के पास चलना होगा। गाड़ी तेजी से दौड़ाते हुए वो उसी जगह पहुंचे जहां झोंपड़ी में आंखें बंद किए वो बुजुर्ग बैठे पढ़ रहे थे। उन्होंने जैसे ही गाड़ी को रुकता हुआ देखा और दो लोगों को गाड़ी से तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखा, आंखें खोली और उनका इंतजार करते रहे। जैसे ही देखा हसन सामने आ गए हैं और उनका बेटा भी साथ है, कहा तुम्हारा ही इंतजार था, वो वक्त आ गया है, मैं जानता हूं वो वक्त आ गया है। हसन ने बैठते ही बताया कि मैंने पानी फेंका था जिसने उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में उस पानी ने भी असर नहीं किया। तो बुजुर्ग बोले उस मालिक ने अपनी शक्तियों का एक धागा बना के उसके गले में डाल दिया है। तुम्हारा वो पानी अगर पूरी बोतल उसी वक्त उंडेल देते उस पे तो उसका पूरा वजूद ही चल जाता, लेकिन तुमने कहा कि इतने से ही ये डर जाएगी। हाँ, उसको आग लग गई थी, लेकिन वो शक्तियों वाला धागा पहन के आ गई। इसके बाद जब वापस आई तो तुम्हारे पानी ने उस पर अमल नहीं किया। अब बस थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया है। जिस जगह पे वो है उसके उस मरे हुए शख्स का ढांचा आज भी एक ताबूत में उसने बंद कर रखा है। वहीं पे एक बुत बना हुआ है, उस बुत के हाथ में एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल से ही वो मरेगी। एक काम करना होगा, उसके गले से उस डोरी को हर सूरत में निकालना होगा। अगर हम उसके गले से उस डोरी को ना निकाल पाए हम उसको मार नहीं सकेंगे। जैसे ही वो गले से डोरी निकलेगी तो वही पानी जो तुमने उस पर फेंका और उस पर असर नहीं किया, दोबारा ये पानी उस पर फेंकना होगा, पूरी बोतल उंडेलनी होगी, उसके वजूद को आग लग जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो मरेगी नहीं। वो त्रिशूल जो होगा उस त्रिशूल को उसके दिल में मार देना है, तब वो नीलमा चुड़ैल मरेगी। मैं यहाँ पे बैठ के उसकी काली शक्ति, उसकी ताकत का मुकाबला करूंगा और तुम लोगों को वहां जाके करना है। अब देर मत करो, रवाना हो जाओ। वो पानी की बोतल उठाए और दोनों को एक तावीज़ पहना दिया गया, हसन को और उसके बेटे अरसलान को, और एक तावीज़ दे दिया गया कि जैसे ही वहाँ पहुँचो इस तावीज़ को अहमद के गले में डाल देना है। जैसे अहमद के गले में चला जाएगा अहमद महफूज हो जाएगा। वो लोग बाप बेटा गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए वही पढ़ाई करते हुए जो उनके बुजुर्ग ने उनको बताई थी,
उसी रास्ते से जाते जाते उसी डाक बंगले में पहुंच गए। उधर नीलिमा तैयार थी। अपने उस मरे हुए शौहर को, जिसने कहा था 20-24 बरस बाद हम मुकाबला करेंगे और बदला करेंगे और मैं जिंदगी में वापस आ जाऊंगा, मेरी आत्मा इस लड़के का वजूद ले लेगी, उस लड़के अहमद का उस लड़के के तुम्हें बलि चढ़ानी होगी। आज वो लड़का जवां हो चुका था और बलि चढ़ाने का टाइम आ गया था। वो दोनों जैसे ही उस हवेली में पहुंचे, ढूंढना शुरू हो गए कोई ऐसी जगह जहां पे एक ताबूत है और उसके साथ एक बुत है जिसके हाथ में एक त्रिशूल है। वो बाप बेटा ढूंढते ढूंढते, टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहते थे, मुसलसल पढ़ते 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 नीचे एक तहखाना मिला उसको। उस तहखाने के अंदर उतर गए और जब उस तहखाने के अंदर गए तो वहां पे वाकई एक ताबूत मौजूद था। वो नहीं जानते थे कि कुछ लम्हे पहले ही नीलिमा इसी ताबूत के पास आई थी और मोहब्बत से खड़ी उस ढांचे को देखती रही थी। उस ढांचे को उसने खोला था। ताबूत बंद मिलता, लेकिन आज उसका ढक्कन इसलिए खुला हुआ था कि उनके आने से पहले नीलिमा ही यहाँ आई थी और उसने ढक्कन खोल के कहा था, मेरे सरताज, वो टाइम आ गया, आज वो वक्त आ गया है कि मैं उसको ले आई हूं और आज पढ़ाई करके उसकी बलि चढ़ा दूंगी। आज आप अमर हो जाएंगे, आज आपकी आत्मा को वजूद मिल जाएगा और आप इस दुनिया में आ जाएंगे। सरताज, मैं बेचैन हूं आपसे मिलने के लिए, मैं आपसे शदीद मोहब्बत करती हूं। एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा है ये मुझे पता है। और ढक्कन को उसी तरह खोल के उसने बंद भी नहीं किया। उसको पता था कि वापस आएगी और इसने उठना है, इसकी आत्मा ने इसमें से उठना है। उस कमरे से बाहर चली गई और जब ये लोग उस कमरे में दाखिल हुए तो ढक्कन खुला हुआ था। दूर से ही उन्होंने उस ढांचे को देख लिया और बुत को ढूंढा तो पास ही एक बुत मौजूद था जिसके हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने उस त्रिशूल को उसके हाथ से निकाल लिया और दोनों तेजी से गाड़ी चलाते हुए उसी तरफ गए जहां पहले अरसलान पहुंचा था और वहां पे एक दायरा लगा हुआ था। उसके काफ़ी दूर फासले पे ही गाड़ी रोक दी ताकि उसको पता ना चल सके। त्रिशूल हाथ में लिए, पानी की बोतल हाथ में लिए और वो अहमद का तावीज़ भी हाथ में लिए बाप बेटा तेज़ी से चलते हुए उसी तरफ जा रहे थे। दूर से ही उन्होंने देख लिया, अभी नीलिमा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अहमद उसी ही दायरे के अंदर अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और वो शख्स आंखें बंद करके जिसका मालिक के नाम से पुकारते थे, वो शख्स उसी तरह उसी जगह पर बैठा था। हसन ने देख लिया जहाँ पर कई साल पहले एक और शख्स बैठा था जिसको गोली लगी थी। आज उसी जगह पे एक और शख्स बैठा है जिसको वो नहीं जानता था, लेकिन अरसलान ने उसको पहचान लिया था, वो मालिक था। उसी तरह आंखें बंद किए, आग जलाए, वो कुछ पढ़ता था और आग में डाल देता था, पढ़ता था, आग में डाल देता था। अहमद बेहोश पड़ा था। बाप ने बेटे से कहा, जो कुछ समझाया था याद है ना? उसने कहा, जी पापा, आगे बढ़ो। वो दोनों छुपते छुपते इस तरह उस दरख्त के पीछे पहुंच गए, उस शख्स को पता तक न चल सका। उन्होंने जो तावीज़ पहन रखे थे वो उनका दायरा कड़ा हिसार था कि उन्होंने जैसे ही वो पहुंचे इतनी तेज़ी के साथ पढ़ते हुए उस पर हमला किया। उसके सर में मारा गया कि उस चोट के लिए तैयार ही नहीं था। वो सोच भी नहीं सकता था वो इतनी जल्दी उसके पास पहुंच जाएंगे। और जैसे ही इतनी ज़ोरदार वार से वो त्रिशूल उनके सर में मारा गया, लोहे का बना हुआ वो त्रिशूल, वो इतना पावरफुल था, जैसे ही उसके सर पे लगा वो एकदम से नीचे गिर गया। दोनों ने उसको तेजी से पकड़ा और खींचकर दूर ले गए और वहां पे जब उन्होंने देखा अभी उसके अंदर जान बाकी है तो उसको मजीद सर में चोटें मारकर मार दिया। अब वो छुप चुके थे। इतनी देर में नीलिमा जो वहां पे मौजूद नहीं थी, नीलिमा भी आ गई। उसने देखा मालिक वहां पे नहीं है। मालिक कहाँ गया? वक्त आ गया है। मालिक आप कहाँ हैं? वक्त आ गया है। नीचे उसको कुछ खून की कतरे भी मिले जो दूर तक जा रहे थे। मालिक ये वक्त नहीं है, कहाँ हैं आप? वापस आएं। ऊपर की तरफ देखा, जैसे चांद की तरफ देख के कह रही हो वक्त जा रहा है, यही वो लम्हा है। और इससे पहले कि वो ढूंढती इधर उधर जाती बेचैन होकर खुद से बैठ गई उसी आग के पास और चाप करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। उसी की जगह पे बैठ के पढ़ती जा रही थी, एक बात से बेखबर। उसी दायरे के अंदर लेटा हुआ जो अहमद था उसके गले में पहले ही वो तावीज़ डाल चुके थे। जब उन्होंने उसको मारा था मालिक को,
और घसीट कर लेकर जा रहे थे, तभी बाप ने कहा था जल्दी से इसके गले में पहले तावीज़ डालो। और अहमद के गले में अरसलान ने तावीज़ इस तरह डाल के छुपा दिया था कि उसको नज़र भी ना आ सके। और जब नीलमा आई और उसने देखा टाइम जा रहा है, तो वो उसने पीछा करती, मालिक के पीछे जाती तो शायद उसको पता लग जाता। वो इतनी जल्दी में थी, खुद बैठ गई और पढ़ना शुरू हो गई। और पढ़ते 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 एकदम से उसको महसूस हुआ जैसे अहमद ने आंखें खोली हैं। अहमद ने जैसे ही आंखें खोली, क्योंकि जब अहमद के गले में तावीज़ डाला गया था तो अहमद होश में आ गया था, और उसको उसी वक्त सिर्फ एक जुमला कहा था अरसलान ने, अहमद यहीं लेटे रहना है, और जैसे ही वो तेरे ऊपर झुके तूने उसके गले से उस धागे को खींचना है, टाइम नहीं हमारे पास। और जल्दी से चला गया। अहमद भी समझ ना सका, लेकिन उसने आंखें बंद कर दी। वो आकर जब बैठी चाप पढ़ना शुरू हुई और ऊंचा ऊंचा चाप पढ़ी थी, तो एकदम से अहमद की आंखें खुल गई कि ये क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पाया था कि उसने देखा कि वो जाग कैसे गया है। वो खुद चौंक गई नीलमा कि ये जागा कैसे है। लेकिन इस वक्त वो नीलमा नहीं थी, वो अपने असली रूप में थी, वो डायन बन चुकी थी। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, वो खूबसूरत हसीन और जमील नीलमा से इंतहाई भयानक खौफनाक डायन बनती जा रही थी, मुकम्मल डायन बन चुकी थी। तभी उसने देखा सामने लेटा हुआ अहमद जाग चुका है। उसकी आंखों में उसने देखा, तो वो झुकी उसको देखने के लिए कि क्या वो ये जाग गया है या मेरा वहम है। उसके करीब गई तो उसी वक्त अहमद ने उसके हाथ से, उसके गले से लाकट को, उस धागे को खींच लिया। वो भी इसके लिए इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा वो सोच भी नहीं सकती थी। और जैसे ही अहमद ने उसके गले में हाथ डाला और उसके गले में पहने हुए धागे को जोर से खींचा, उसी वक्त वो छुपे हुए दोनों बाप बैठा, जो इस बाप इसी मंजर के मुंतजर थे, तेजी से भागते हुए आए और इससे पहले कोई संभल सकती अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी उन्होंने उसके वजूद पर डाल दिया, पूरी की पूरी बोतल उंडेल दी। जैसे ही हसन साहब ने उसके पूरे वजूद पे वो पूरी बोतल उंडेली, वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। वो डोरी जिसके अंदर शक्ति थी वो अहमद के हाथ में थी और वो चीख रही थी, उसके वजूद को आग लगी हुई थी। तभी बाप ने बेटे को कहा, बेटा ये त्रिशूल मुझे दे। और बेटे से वो त्रिशूल लेके सीधा त्रिशूल उस आग लगी डाइन को, जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक और भयानक था, ऐसा भयानक कि अगर वो इस मुकाबले के मूड में ना होते तो उसकी वहशत, उसकी इस भयानकपन को देख के बेहोश हो जाते। ऐसा भयानक चेहरा था कि उसी वक्त वो त्रिशूल जैसे ही उसके सीने में घोंपा गया, जिसको आग पहले ही लगी हुई थी क्योंकि उस पानी ने पहले उसको जलन दी थी, इस वक्त पूरी बोतल उंडेलने से उसके वजूद को आग लग गई थी। और जैसे ही त्रिशूल उसके दिल में घुसा दिया गया तो उसी वक्त वो नीचे गिरी और तड़पना शुरू हो गई। और उसके वजूद से इस अंदाज में लग रहा था बाजू अलग हो रहे हैं और जलते जा रहे हैं, खोपड़ी अलग हो रही है, जलती जा रही है, टांगें अलग हो रही हैं, जलती जा रही हैं। और वो चीखें मारती जा रही थी। और अहमद उठकर बैठा था, लेकिन हक्का बक्का उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और जब उसका वजूद जल गया तो उसी वक्त बाप ने कहा, अभी हमें निकलना होगा, लेकिन एक आखिरी काम करना है। वो वहीं पे खड़े हुए, वो जो वजूद जलते जलते राख बन चुका था, उसी वक्त गए उस तरफ जिसको उन्होंने सर में मारा था और वो बेहोश हुआ, सर में मार के उसको मार दिया था, उस जगह पे भी राख पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा इस राख को उठाना होगा और मट्टी में दफनाना होगा। अहमद तुमने इस राख को हाथ नहीं लगाना। उन्होंने उसी त्रिशूल से ज़मीन खोदी और मट्टी को उठाकर, दोनों की मट्टी जो बन चुकी थी, राख बन चुकी थी, उस राख को ज़मीन के अंदर डालकर ऊपर बंद कर दिया। वो जो दायरा कड़े के ऊपर वो जो रंग सा चाक टाइप सा पड़ा हुआ था, एक सफ़ेद सा जो पड़ा हुआ था, उसको भी पाँव से ख़राब कर दिया ताकि पता न लगे यहाँ पे कोई निशान था। अहमद को उठाया और तेज़ी के साथ गाड़ी में बिठा दिया और वह मुसलसल विरद करते हुए खैर आफियत से उसी बुज़ुर्ग के पास पहुँचे। और उस बुज़ुर्ग ने कहा, तुमने कर दिया। और मैं जानता था ऐसा ही होना है, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था, खुदा जो लिख देता है वो होके रहता है, लेकिन होता अपने टाइम पे है। यही टाइम था, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता था। मरने वाला भी बहुत शक्ति वाला था और उसकी बीवी के पास भी उसकी शक्तियाँ चली गई थी। और वो जो दोस्त उसको भी वो जो शक्तियाँ सिखा गया था, उसने भी अपनी सारी शक्तियाँ, क्योंकि उस डाइन को धागे में दे दी थी, इसलिए जब तुमने उन्हें मारा तो वो भी एक ऐसा मंत्र और ऐसा जादू करता था कि वो भी जल के राख हो गया। वो शैतान ख़त्म हो चुके हैं। वो एक ऐसा शैतानी अमल कर रहे थे कि अगर उनको शक्ति मिल जाती तो वो दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाते। जहां शैतान होता है वहां अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई इंसान भी ज़रूर भेजते हैं। वो अपने काम को तमाम हुए, जाओ, अब परेशानी की कोई बात नहीं।
वहीं पे फौरी तौर पे फैसला किया गया, अहमद और अरसलान की बहन हुमैरा की शादी कर दी जाए। और यूं अरसलान और हुमैरा की कुछ ही अरसे बाद धूमधाम से शादी हुई। और वो फिर उस वाक़ये को, जो एक इंतहाई खौफनाक और भयानक वाक़या था उस फैमिली के लिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल के और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।